अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटा आज के रिवीजन लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 के जो सेकंड हाफ़ की डेफिनेशंस थी उनको रिवाइज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आते हैं और एक जो है थ्योरी का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके के साथ डिटेल के अंदर याद करना है। अगर हम इस चैप्टर की जो लास्ट हाफ की जो डेफिनेशंस हैं तो इनको देखें तो सबसे पहले हमारे पास अरिशमीदस प्रिंसिपल आ रहा है। अरिशमीदस प्रिंसिपल जो है ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट जो है वो बाज़ का 2 नंबर के लिए भी पूछ ली जाती है। तो अरिशमीदस प्रिंसिपल की अगर हम स्टेटमेंट देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर डुबो देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट करती है। अपथ्रस्ट वो फोर्स होती है जो लिक्विड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जब लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको फेंका जाता है या गिरता है तो लिक्विड उसके ऊपर जो है नीचे से फोर्स लगाता है। उस फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं और ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट जो है जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड के वेट के इक्वल होगी। यानी जब आप पानी में कोई चीज़ या किसी लिक्विड में कोई चीज़ आप डुबो रहे हैं तो जितना वो लिक्विड को साइड पे करेगी वो चीज़ तो उतनी ही फोर्स उस पर नीचे से लग रही होगी। उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे। अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड की जो इक्वेशन है रो इंटू जी इंटू वी। रो जो आपका जो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी आपके पास, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और वी यहाँ पर कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। बेटा फिजिक्स में प्रिंसिपल फ्लोटेशन की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। इस प्रिंसिपल को बेस बनाकर ही हम जो है शिप्स, बोट्स या सबमरीन वगैरह बनाते हैं और इस प्रिंसिपल की मदद से ही शिप्स और बोट्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं और सबमरीन इनसाइड और आउटसाइड वाटर जो है इसी प्रिंसिपल को जो है फॉलो करते हुए वर्क करती है। अगर हम इस प्रिंसिपल फ्लोटेशन की स्टेटमेंट को देखें, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तैरता हुआ ऑब्जेक्ट जो है या तैरता हुआ जिस्म जो है फ्लूइड जिसके अंदर वो तैर रहा लिक्विड पानी है, मोस्टली पानी के अंदर ही चीज़ें तैरती हैं। हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही वो लिक्विड को साइड पे करेगा तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर वो उससे कम लिक्विड को साइड पे करता है या डिस्प्लेस करता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस लिक्विड के अंदर डूब जाएगा। आपकी जितनी भी शिप्स हैं, बोट्स हैं और जो सबमरीन हैं इनको ऐसे बनाया जाता है, इनकी जो शेप ऐसे रखी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करें अपने वज़न से ज़्यादा लिक्विड को, ताकि जो है ये पानी के ऊपर ट्रैवल कर सकें, फ्लोट कर सकें। कभी देखा है ना आपने कि अगर ओवरलोड शिप या आपका जो है वो बोट वगैरह ओवरलोड कर दी जाए फिर पानी के अंदर डूब जाती है, इसलिए क्योंकि उसका अपना वेट जो है उस पानी के वेट से जो वो साइड पे कर रही है या डिस्प्लेस कर रही है ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर जो है सिंक कर जाती है, डूब जाती है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्म नाम से ज़ाहिर है जो किसी चीज़ की हालत को ख़राब करे, बिगाड़ दे, तो डीफॉर्मिंग फोर्स वो बिगाड़ की फोर्स। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डीफॉर्मिंग फोर्स। वो अप्लाइड फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स की शक्ल, लंबाई या उसके वॉल्यूम को तब्दील कर दे, ऐसी फोर्स को हम जो है डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई स्टिक है तो आप फोर्स लगाते हैं, उसकी जो है लेंथ को या उसकी शेप को जो है आप चेंज कर देते हैं, तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो फोर्स आपकी डीफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट जो डीफॉर्मिंग फोर्स के बाद डेफिनेशन है, डीफॉर्मिंग फोर्स बेटा डेफिनेशन जो है इस डेफिनेशन के बिल्कुल ऊपर है। ये डेफिनेशन जो है आपकी इलास्टिसिटी की है, उसके ऊपर ही कुछ लाइनें छोड़ के डीफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन है, तो बहुत से बच्चे जो हैं उस फोर्स की डेफिनेशन को छोड़ देते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इलास्टिसिटी भी डिपेंड डीफॉर्मिंग फोर्स के ऊपर करती है, इसको हम देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी किसी ऑब्जेक्ट की वो खसूसियत जिसकी वजह से इट
रीस्टोर कि वो अपने आप को दोबारा अपनी असल हालत में वापस ले आती है, इट्स ओरिजिनल साइज़ या अपने शेप में या साइज़ में दोबारा आ जाती है जो उसका ओरिजिनल शेप या साइज़ होता है। जब डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट, उसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स जो है वो लगना बंद हो जाती है। सीजेस का मतलब बेटा यहाँ पर सीज होना, रुक जाना, बंद होना। तो इलास्टिसिटी वो खसूसियत है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपनी ओरिजिनल साइज़ या ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाते हैं या दोबारा उसको अपना लेते हैं जब उसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स जो है वो एक्ट करने से हट जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी के जो रिलेशन है वो डीफॉर्मिंग फोर्स के साथ है। जैसे बेटा आपने देखा कि आप बुक को जो है अगर साइड से पकड़ के उसको दबाते हैं तो बुक का जो है शेप चेंज हो जाती है। तो अगर जैसे ही आप उसको दबाना छोड़ देते हैं, फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तो बुक जो है और दोबारा अपने ओरिजिनल साइज़ के अंदर जो है शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है ये है स्ट्रेस की। स्ट्रेस बेसिकली बेटा जो है प्रेशर की ही एक फॉर्म है। प्रेशर का दूसरा नाम आप स्ट्रेस भी कह सकते हैं। इसकी हम डेफिनेशन को अगर देखते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, वो फोर्स जो यूनिट एरिया पर एक्ट करती है। यूनिट एरिया से मुराद मीटर स्क्वायर, एरिया का जो है यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी किसी भी सरफेस की, वो स्ट्रेस कहलाएगी। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी भी बॉडी की सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स एक्ट करती है वो स्ट्रेस कहलाती है। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस जो है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होगा। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो इसी तरीके से ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेस और जो प्रेशर दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं दोनों का, बस जहाँ पर यूज़ करने की टर्म्स की बात आए तो स्ट्रेस को हम अलग कर देते हैं और प्रेशर को अलग कर देते हैं। वैसे इनकी डेफिनेशन भी सेम है, इक्वेशन भी तकरीबन सेम है और जो है इनका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल वो सेम ही होता है। अब स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो है उसकी शेप में बिगाड़ आ जाता है। उस शेप के अंदर जो चेंज आता है या बिगाड़ आता है उसको हम स्ट्रेन का फिर नाम देते हैं। अब स्ट्रेन की डेफिनेशन भी स्ट्रेस की मदद से ही की जाएगी। व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट मे चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। जब स्ट्रेस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो ये उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप को चेंज कर देती है। जैसे कोई आपके पास इलास्टिक ऑब्जेक्ट है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं या स्ट्रेस लगाते हैं, आप उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, आप उसकी जो है शेप को चेंज कर सकते हैं या फिर आप उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। अ रेशियो ऑफ सच चेंज काज्ड बाय द स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो चेंज क्रिएट हो रहा है उसका और उसकी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप, इनके दरमियान जो रेशो जो है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। समझ लें इसको एक दफ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाई, उस फोर्स लगाने की वजह से उसकी लेंथ में चेंज आ गया या उसकी जो है साइज़ में चेंज आ गया। अब ओरिजिनल साइज़ या ओरिजिनल लेंथ के अंदर जो चेंज है वो दोनों की रेशो जो है वो आपकी जो है स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन क्या है? अ रेशो ऑफ change caused by the stress with the original length, volume और shape is called as strain। के strain जो है किसी ऑब्जेक्ट की अंदर जो बिगाड़ आ जाता है उसका और उसकी ओरिजिनल लेंथ की रेशो जो है वो स्ट्रेन कहलाती है। अब स्ट्रेन की एक टाइप है जो अगर किसी चीज़ की सिर्फ लंबाई में चेंज आ रहा है या लंबाई के अंदर चेंज या बिगाड़ पैदा हो रहा है तो इस तरीके से जो इस स्ट्रेन को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। आपने फोर्स लगाई या स्ट्रेस लगाया तो ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ गई या कम हो गई, तो अब सिर्फ लेंथ में अगर चेंज आए, वॉल्यूम या शेप में चेंज ना हो, सिर्फ लेंथ के चेंज की बात करें तो इस चेंज को जो है हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। अब अगर टेंसाइल स्ट्रेन की हम डेफिनेशन देख लें, टेंसाइल स्ट्रेन, इफ स्ट्रेस प्रोड्यूस अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ लंबाई में चेंज लाती है तो ऐसे जो है चेंज को, इस स्ट्रेन को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल होती है
ओरिजिनल लेंथ ओवर चेंज इन लेंथ, या चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जो है टेंसाइल स्ट्रेन की इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें अगर हम देखें तो हुक्स लॉ जो है ये 2 नंबर के लिए काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ चुका है। इसकी स्टेटमेंट को अगर देखें, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में, या स्ट्रेस जो है किसी ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, अप्लाई टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, वो स्ट्रेन जो स्ट्रेस की वजह से पैदा होती है उस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो स्ट्रेस आप किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं और उसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इलास्टिक लिमिट किसी ऑब्जेक्ट की वो लिमिट होती है जहाँ पर वो बाहर से जो फोर्स एक्ट कर रही है, जो स्ट्रेस एक्ट करती है, उसको बियर कर सके और दोबारा अपनी स्ट्रेस हटने के बाद या फोर्स हटने के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में, लेंथ में या साइज़ में वापस आ जाए, तो उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो हुक्स लॉ के अंदर यही चीज़ बताई गई है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस ना करे, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक स्टिक है और वो फ्लेक्सिबल है, आप उसको दबाते जाते हैं, मोड़ते जाते हैं, फोर्स लगाते जाते हैं, तो एक ख़ास पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर आप मज़ीद फोर्स लगाएंगे तो वो उस फोर्स को बियर नहीं कर पाएगी और टूट जाएगी। उससे पहले पहले उस पॉइंट से आप फोर्स लगाएं, उसको छोड़ दें, दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी। लेकिन उस पॉइंट को उसको क्रॉस करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस नहीं आता, या ओरिजिनल साइज़ या ओरिजिनल लेंथ दोबारा गेन नहीं करता, तो उस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए अगर हम स्ट्रेस लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो स्ट्रेन जो स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होगा, तो स्ट्रेन उस स्ट्रेस के जो उसको क्रिएट कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है, इसको फिर रिवाइज करता हूँ। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट, किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन पैदा हो जो कि स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो स्ट्रेस जो उसको क्रिएट कर रहा है स्ट्रेन को, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट जिसके अंदर बॉडी जो है अपने ओरिजिनल साइज शेप को रीगेन कर ले, अगर वो जो है उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए और स्ट्रेस को आप हटा दें। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आपका कांस्टेंट आ जाएगा। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब भी ख़त्म करना है, या प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये जो आपको इन्फिनिटी टाइप या ए टाइप जो है एक साइन नज़र आ रहा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहलाता है। इसको आपने जब भी ख़त्म करना है तो आपने कांस्टेंट ज़रूर लगाना है। इसको इक्वलिटी के अंदर चेंज करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल, इक्वल साइन आया, साथ ही कांस्टेंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है फिर उस कांस्टेंट के इक्वल आएगा, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी एक ऑब्जेक्ट के लिए। फर्ज करें कि आपके पास कोई मेटल है, जैसे एलुमिनियम है या और कोई मेटल है या कोई और मटेरियल है, तो उसके जितना भी पार्ट्स ले लें, जितना भी मकदार ले लें, उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो ये बेटा था हुक्स लॉ, और इसमें इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन को भी हमने रिवाइज किया है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसकी डेफिनेशन इलास्टिक लिमिट की मैं फिर बता देता हूँ। द लिमिट विद इन विच अ बॉडी कैन रिकवर इट्स ओरिजिनल साइज शेप एंड लेंथ व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट ऑन इट, कि जब बॉडी के ऊपर जो डीफॉर्मिंग फोर्स लग रही है वो रुक जाए उसके ऊपर एक्ट करना, तो बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाए तो वो इलास्टिक लिमिट से पहले पहले है। अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गए आप तो फिर वो बॉडी जो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट बेटा जो लास्ट इस है टॉपिक इस चैप्टर का, यह है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस भी रेशियो है स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की।
टेंसाइल स्ट्रेन जैसे अभी हम पढ़ के आए कि किसी चीज़ की अगर सिर्फ लेंथ में कोई चेंज आता है या कोई तब्दीली सिर्फ लेंथ में आती है तो उस तब्दीली को हम टेंसाइल स्ट्रेन और उस स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो यंग मॉडुलस की स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। टेंसाइल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेस का जो रेशियो है या सिंपल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। बेटा यंग्स मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के लिए अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है और बाज़ औक़ात जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी रिपीट हो जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको मैंने क्लास के अंदर आपको बेटा एक डायग्राम भी बना के दी थी, आप सब बच्चों को बुक्स पे बनवाई भी थी, तो वो डायग्राम भी साथ आपने लिखनी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर इसको करना है तो साथ में फिर एक्सप्लेनेशन जो कंसिडर वाली लाइनिंग है इस टॉपिक के शुरू में दी हुई है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग लेंथ l ओरिजिनल लेंथ l, तो ये वाली भी आपने साथ लिखनी है। और अगर ये आपको शॉर्ट में आ जाए तो बेटा आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और जो इक्वेशन लास्ट पे है इसको भी लिख देंगे तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये मैथमेटिकल वर्क सारा करेंगे तो आपको जो है एग्जामिनर के पास कोई चांस नहीं है कि वो आपके कहीं से मार्क्स काट सके। तो आपने इसको लिखना भी ऐसे ही है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इसकी सिर्फ यही डेफिनेशन है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो जैसे ही आपको आए तो बुक में, क्योंकि ये कंसिडर वाला पोर्शन ऊपर है फिर पिंक बॉक्स नहीं, आपने पहले ये वाली डेफिनेशन लिखनी है फिर आगे एक्सप्लेनेशन लिख के उसको स्टार्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और ये सारी कैलकुलेशन आपने एंड तक करनी है। और अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है और साथ में अगर कैलकुलेशन कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन ये सारी आपको जो है मैथमेटिकल वर्क नहीं आता या भूल चुके तो कम से कम इक्वेशन ज़रूर लिखें, फिर आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो होगी उसको हम यंग्स मॉडुलस कहेंगे। अब इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। यंग्स मॉडुलस को आमतौर पर कैपिटल वाई से जो है वो इसको हम डिनोट करते हैं, तो ये ज़हन में रखना है, कैपिटल वाई जो है वो आपने लिखना है यंग्स मॉडुलस के लिए। यंग्स मॉडुलस इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस के इक्वल। अब फर्ज करते हैं कि बॉडी के चेंज लेंथ की जो चेंज है वो डेल एल है, लेंथ के अंदर चेंज कितना है डेल एल। एल जो है वो उसकी जो अब मौजूदा लेंथ है आफ्टर द स्ट्रेस अप्लाइड, और एल माइनस जो एल नॉट है ये ओरिजिनल लेंथ होती है। एल नॉट का बेसिकली जो नॉट का लफाज है यानी ये जो साइन है ये अक्सर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो है मोशन या इनिशियल फोर्स या फिर यहाँ पर इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेस जैसे कि आपको पता है कि हमने शुरू में देखा था स्ट्रेस इक्वल होती है फोर्स ओवर एरिया। तो यहाँ पर हमने फोर्स एफ और एरिया ए कंसीडर करेंगे तो स्ट्रेस हमारी आ जाएगी एफ ओवर ए। इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था रेशियो है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ यहाँ पर जो आ रहा है एल माइनस एल नॉट ओवर ओरिजिनल जो लेंथ है एल नॉट है, तो चेंज इन लेंथ डेल एल बन जाएगा ओवर एल नॉट आपका आ जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन डेल एल ओवर एल नॉट और स्ट्रेस आपका फोर्स ओवर एरिया। अब यंग्स मॉडुलस क्या है हमारे पास y इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू पुट करेंगे f ओवर a डिवाइडेड बाय डेल एल ओवर एल नॉट, और अगर इसको हम डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें तो फिर बन जाएगा f ओवर a मल्टीप्लाई बाय डेल एल ओवर एल नॉट या फिर एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाई एल नॉट ओवर डेल एल। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आपके पास यंग मॉडुलस जो है वो एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ ओवर एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ जो है वो फोर्स जो स्ट्रेस के तौर पर आप लगा रहे हैं या कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर जो फोर्स लगा रही है डीफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं। एरिया उसकी लेंथ, उस लेंथ का जो ओरिजिनल एरिया है ए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल एल जो फोर्स लगाने के बाद जो है चेंज आ रहा है, जितना उसके अंदर इजाफा हो रहा है वो डेल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इक्वेशन 7.12 जो है ये यंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा यंग मॉडुलस को 2 तरीक़ों के साथ करना है आपने, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी, और मैंने जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डायग्राम आपको बना के दी बुक के ऊपर वो ज़रूर आपने बनानी है एग्जामिनेशन के अंदर।
तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें जो है लास्ट 2 टॉपिक जो हैं, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक इंशाल्लाह आपका पेपर में भी आएगा। तो बाकी डेफिनेशंस भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुकी है। और इसके बाद अरिश्मीदस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल फ्लोटेशन हमने पढ़ा है। प्रिंसिपल फ्लोटेशन शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरिश्मीदस प्रिंसिपल लॉन्ग के लिए। और जो आपका आज का टॉपिक था, इसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह।